हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज से जुड़े हुए ऐसे 1000 क्वेश्चंस जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से या इस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप छोड़िएगा मत, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ या ऑप्शन डी कलकत्ता। इनमें से जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर। अमृतसर में, या पंजाब की बात करें, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में घटा था या घटित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट VVIMP क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, व्यापम एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1943 में सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी कैप्टन मोहन सिंह। इनमें से दिल्ली चलो को नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो को नारा दिया था हमारे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो को नारा दिया था। और कब दिया था? तो 1943 ईस्वी में दिल्ली चलो को नारा दिया था। और कहाँ? सिंगापुर में। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सिंगापुर में किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया था? तो 1943 में। और दिल्ली चलो का नारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा? यह भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी कैप्टन मोहन सिंह। तो इनमें से भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत के नेपोलियन कहा जाता है। और इस किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने। इतिहासकार है B.A. स्मिथ, बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। गुप्त वंश के ये जुड़े हुए थे, गुप्त वंश के बहुत महान सम्राट थे। ठीक है, समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद या ऑप्शन डी KR नारायणन। तो इनमें से 12वें राष्ट्रपति के रूप में किसके ने कार्य किया था? 12वें राष्ट्रपति कौन है? तो 12वें राष्ट्रपति थी ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और ये 12वीं राष्ट्रपति थी। कौन से नंबर की? 12वें नंबर की राष्ट्रपति। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको याद रखने। 12वें राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी उपग्रह या ऑप्शन डी निहारिका। इनमें से सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उपग्रह तो सब के सब ये सौरमंडल के भाग है, लेकिन निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी निहारिका। निहारिका इस सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका के अंतर्गत काफ़ी सारे सौरमंडल आते हैं। ये आप ध्यान रखिए, निहारिका बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड में बहुत सारी निहारिकाएं हैं, जिनके एक एक निहारिका के अंदर 2-2, 4-4 या पता नहीं कितने भी सौरमंडल आ सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी अरल सागर, ऑप्शन सी सुपीरियर झील या ऑप्शन डी चिल्का झील। इनमें से कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ही विश्व की सबसे बड़ी झील है ना। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करेगा तो कैस्पियन सागर, और भारत की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है चिल्का झील। और यदि सिर्फ वो झील की बात करें तब भी भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कौन सी राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बेतवा या ऑप्शन डी कृष्णा। तो इनमें से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कृष्णा। कृष्णा नदी यमुना में नहीं मिलती। ये कौन सी, कहाँ की नदी है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है कृष्णा नदी, जो कि यमुना में नहीं मिलती। ये सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है समुद्र से।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अर्थात केन, चंबल और बेतवा यमुना की सहायक नदी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम। असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। और यह नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, और किस राज्य में है? तो असम राज्य में यह स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम था? तानसेन का मूल नाम था? ऑप्शन ए मकरचंद पांडे, ऑप्शन बी रामतनु पांडे, ऑप्शन सी लाला कलावंत, ऑप्शन डी बाज बहादुर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था, या इन्हें रामतनु पांडे के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी रामतनु पांडे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह या ऑप्शन डी बाज बहादुर। तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने कराया था? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, लेकिन इसका पूरा कार्य किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। तो इसका प्रारंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका पूरा कार्य किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने ही किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी फिरोज शाह या ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना इनमें से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर याद रखिएगा, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर। यह एक प्रकार का पर्यावरणीय विद्यालय इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर्यावरण या वातावरण के रूप में ही इस विद्यालय की स्थापना की गई थी, और किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी स्टार्च का, ऑप्शन सी अंडे के छिलके का, या ऑप्शन डी सेल्यूलोज का। तो कैप्सूल का आवरण किसका बना रहता है? तो कैप्सूल का आवरण जो होता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का ही बना होता है। इसका आप आंसर याद रखिएगा। जो कैप्सूल आती है मेडिकल्स में, गोली दवाई खाने वाली कैप्सूल, उसी कैप्सूल का आवरण जो होता है बाहरी पृष्ठ, वो किसका बना रहता है? तो स्टार्च का बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन द्वारा, या ऑप्शन डी अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है सूर्य पर। एक होती है नाभिकीय संलयन और एक होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन मतलब कि दो परमाणुओं का आपस में जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है, और दो नाभिकों का आपस में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो नाभिकीय संलयन में बहुत ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, और नाभिकीय विखंडन में भी होती है। आप इसका याद रखिए। एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि परमाणु बम कौन से अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन है, जबकि सूर्य में किसकी ऊर्जा बनती है? तो नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है कि उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, धरती पर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन 2 बाइट, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी फाइल। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन ए बिट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए फोबर्स, ऑप्शन बी थिनेमैन, ऑप्शन सी अरस्तु, या ऑप्शन डी टेंसले। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इसको आप इंग्लिश से भी याद रखिएगा। इसे किया था हमारे टेंसले ने। ऑप्शन डी टेंसले ने ही पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्दावली को प्रस्तुत किया था, शब्दावली दी।
तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, टेंसली इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का जनक भी कहा जाता है, इकोसिस्टम का फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र का जनक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी मेघा या ऑप्शन डी साइबर। इसमें से भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ठीक है, यह एक प्रकार का, यह एक भारतीय कंप्यूटर है, मतलब इसका पूरा कार्य कहाँ किया गया है? तो वो भारत में किया गया है, इसीलिए इसे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? सिद्धार्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं? ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी लालजी टंडन, ऑप्शन सी केपी कोहली या ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। देखिए, ये राज्यपाल जितने भी अपॉइंटमेंट वाले हैं, ये मेन अपॉइंटमेंट आप याद रखिए। एमपी कांस्टेबल की बात करें तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत गहराई मत जाइएगा, मेन अपॉइंटमेंट याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में राज्यपाल हैं। इसके पहले लालजी टंडन थे, स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से वो राज्यपाल के पद से हट गए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई है अभी लालजी टंडन की। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी मैहर, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी इंदौर। इनमें से संगीत नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन बी मैहर। मैहर को संगीत नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ अलाउद्दीन खां एक हुए थे संगीतकार, ये बहुत बड़े संगीतकार हैं, और दूसरे थे तानसेन। तानसेन का भी संबंध थोड़ा कहीं ना कहीं मैहर से माना जाता है, तो इसीलिए संगीत नगरी के नाम से मैहर को जाना जाता है। जो किस जिले में स्थित है? तो जिला पूछे तो सतना, और मेन मैहर को ही कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी राजपूत काल, ऑप्शन सी चोर लिख गया है, सॉरी गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे चोल काल है, ऑप्शन डी गुप्त काल। तो मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल, इनमें से भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय पर बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से कलाएं निखरी हैं गुप्त काल में, तो इसीलिए इसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 6। तो पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, ये टीम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका भी आप आंसर याद रखिएगा। एक टीम में या पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 4। 4 खिलाड़ी एक साइड, दूसरे साइड भी 4 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो इस टाइप से आज का हमारे क्विज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।